नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस पेपर का चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे हम लोगों ने एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मिक्सचर एंड एलिगेशन की शुरुआत की थी हम लोगों ने, 2 पार्ट उसका कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट पर जाएँ। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे खोलें, वहाँ आप जितने भी चैप्टर अब तक हुए हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं। उन चैप्टर्स में आरआरबी एनटीपीसी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना सिखाया गया है, आप उसे देखें और लाभ उठाएं। आइए आज हम लोग चलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 3 में। उससे पहले एक प्रश्न देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, नमक और पानी के 90 लीटर मिक्सचर में 16.2/3% नमक है, कितना नमक और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 62.1/2% नमक हो जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 1 जो किया था आरआरबी एनटीपीसी सीरीज में, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ओरली, है ना, रेशियो पर, A गुना B जब कांस्टेंट रहता है उस कंसेप्ट पर। एक्चुअली वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पर सारा परसेंटेज इंटीग्रल फिगर्स में था। तो एक बच्चे ने एक प्रश्न मुझसे किया कि सर अगर ये जो परसेंटेज है ये फ्रैक्शनल फिगर हो तो हम लोग कैसे रेशियो पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्या यहाँ ज़रूरी होगा हमें कि 90 लीटर को हम इस दिए गए परसेंटेज में बांट के नमक की मात्रा निकालें? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं, जो प्रश्न लिखा गया उसमें क्या दिख रहा है आपको, नमक मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसी पर काम करेंगे। पानी की मात्रा अगर हम देखें 16.2/3% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम इसका देखें तो ये 16×48 = 50/301/6, यानी शुरुआत में 1/6 भाग नमक था तो पानी कितना था, 5/6 भाग, है ना। और बाद में ये नमक की मात्रा 62.1/2% हो जाती है। 62.1/2%, तो उधर कितना बच गया, 37.1/2%। 37.1/2%, 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, 37.5, 12.5 का 3 गुना, यानी अब पानी कितना हो जाता है, 3/8। तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ये अगर कटेगा 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 तिहाई 9, 4 पंचे 20, 20:9। यानी अगर हम देखें पानी की मात्रा हमको कांस्टेंट रखनी है तो उसके परसेंटेज में क्या परिवर्तन हुआ है, 20 से 9 हो गया है। तो मिश्रण की मात्रा 9 से 20वीं होगी, नहीं 9 से 20वीं होगी। तो 9 से 20 होगी तो चेंज कितना का आया होगा, 11 का। तो यही 11 लीटर मिलाया गया होगा 9 लीटर मिक्सचर में, नमक का मिलाया गया होगा, नमक मिला रहे हम लोग। तो 90 लीटर मिक्सचर में कितना मिलाना पड़ेगा, 110, ठीक है। और हमारा बेसिक तरीका क्या होता था कि 90 लीटर को हम बांट करके नमक की मात्रा निकालें, फिर यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है उसको नमक की मात्रा के बराबर करें, तब जो नया वैल्यू आएगा मिश्रण का उसमें से पुराना वैल्यू घटा दें, और तो 110 हमारे पास आएगा। पर उधर हम लोग जाएंगे नहीं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर रेशियो पर ऐसे वर्क करें हम लोग, नमक और पानी का रेशियो ले लें हम लोग। तो शुरुआती दौर में हमने देखा कि 1/6 नमक था, 5/6 पानी था, तो वो रेशियो कितना था, 1:5 का, नहीं। बाद में जो है 12.5% नमक हो जाता है और 37.5% पानी, तो 3/8 ये और 5/8 ये, तो 3:5 ऐसा रेशियो हो जाएगा। हमको पानी कांस्टेंट करना है तो पानी का दोनों जगह बराबर कर लें, 5 और 3 15 बनाएंगे, इसको 15 बनाएंगे तो 3:15। इसको अगर हमने 15 बनाया तो ये 25:15। अब देखिए पानी दोनों जगह सेम हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि टोटल मिक्सचर अगर 15 3 18 रहा होगा तो उसमें कितना नमक जो है मिलाना पड़ रहा है हमको, 22। 18 में 22 मिलाना पड़ रहा है, नहीं। तो आप बताइए कि 90 में कितना मिलाना पड़ेगा, 18 5 90, 22 5 110। क्लियर है। तो इस तरह आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पर भी काम कर सकते हैं, रेशियो पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आइए देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 160 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, उसी व्यक्ति को 400 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। रुपया 300 प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्तियों ए और बी को किस अनुपात में मिलाना होगा। इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में किया हुआ है, नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन सेकेंड पार्ट आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज में ही, जहाँ स्प्रिट और पानी को मिलाकर हम बेच रहे थे और 16.2/3% का लाभ हो रहा था। वहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो हम लोगों ने वहाँ CP या SP पर एलिगेशन लगाया था। यहाँ SP हमको मालूम है
पर इस एसपी पर एलिगेशन हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों? देखिए, जो पहला एसपी 160 है वो 20% हानि पर है, जो दूसरा एसपी 400 है वो 20% लाभ पर है, और जो तीसरा एसपी है वो 25% लाभ पर है। तो तीनों जगह, एक जगह लाभ, एक जगह हानि, फिर लाभ, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस एसपी पर एलिगेशन हम लोग नहीं लगा सकते। अगर हमको एसपी पर एलिगेशन लगाना है तो तीनों जगह समान लाभ या समान हानि पर एसपी हमको होना चाहिए। जैसे कि समग्र लाभ 25% हो रहा है तो पहले का भी 25% लाभ पर एसपी पता होना चाहिए, दूसरे का भी 25% लाभ पर एसपी पता होना चाहिए, और तीसरे का भी 25% लाभ पर एसपी पता होना चाहिए। तो उस एसपी पर एलिगेशन हम लगाएंगे तो हमको रेशियो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ उस एसपी को निकालने के लिए हमको सीपी निकालना पड़ेगा पहले, तो क्यों ना हम सीपी पर ही एलिगेशन लगाएं, एसपी पर एलिगेशन नहीं लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जो हमारा पहला टाइप है उसका एसपी हमारे पास 160 रुपया दिया हुआ है, सीपी मालूम नहीं है, और यहाँ लॉस हो रहा है हमारे पास कितना, 20% का। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है ये यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सीपी 5 रहेगा तो एसपी हो जाएगा 4। तो इस 4 का वैल्यू आपके पास 160 दिया हुआ है, 5 का वैल्यू कितना हो गया, 200। इसका एसपी हो गया 200। जो सेकेंड टाइप है उसका एसपी देखिए कितना है, 400, सीपी मालूम नहीं है, यहाँ प्रॉफिट है हमारे पास, और ये प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट है 20%, यानी यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 5/6, 5 पर 1 का लाभ। तो यहाँ अगर हम सीपी निकालना चाहेंगे देखिए कितना होगा, 6 का वैल्यू 400 दिया हुआ है, 5 का वैल्यू कितना होगा, 400/6 गुना 5, ये आ जाएगा कट के 1000/3। देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, ये 200 बार में, ठीक है। जो तीसरा हमारा मिक्सचर आ रहा है दोनों का, इस मिक्सचर का एसपी हमको मालूम है कितना, 300, सीपी मालूम नहीं है, प्रॉफिट है यहाँ पर कितना का, 25% का, यानी 1/4 का। यहाँ अगर सीपी एसपी का रेशियो हम देखें, 4 पर 1 का लाभ, सीपी 4 है तो हमारा एसपी जो है वो 5 है। 5 का वैल्यू 300 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 60, 4 का वैल्यू 240, सीपी आ गया 240। यानी अब हम एलिगेशन लगा दें सीपी पर, तो जो हमारा ए था उसका सीपी था 200, जो बी था उसका सीपी था 1000/3, और जब हम मिक्स कर रहे थे तो जो मिक्सर बन रहा था उसका सीपी बन रहा था 240। इस पर लगा दीजिए, या आप इसको देखिए फ्रैक्शन को और बेहतर बना सकते हैं, इस 3 को यहाँ से हटा करके गुना कर दीजिए सब में 3 से, ए बी, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा आपके पास 600, ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 720, है ना। यहाँ आ गया 120, यहाँ गया 280, ये रेशियो 0 कट गया, 4 से कट रहा है 7:3। यहाँ भी अगर हम लोग सॉल्व करते तो वही आता, यहाँ आ जाता आपके पास 280/3, और यहाँ आ जाता है कितना, 40। फाइनली वही आता 280:120, यानी 7:3। आंसर आपका 7:3 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोगों ने सीपी पर एलिगेशन लगा लिया। अगर हम लोग एसपी पर एलिगेशन लगाना चाहते तो सबसे पहले आपको यहाँ एसपी निकालना पड़ता है 25% प्रॉफिट पर। 25% प्रॉफिट पर एसपी आपका कितना होता, देखिए 200 का 25% कितना होगा, 50, 250 हो जाता। यहाँ 25% प्रॉफिट पर एसपी कितना होगा, 1000/3 का 25%, 250/3, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1250/3, ठीक है। या सीधे इसका 125% निकालिएगा, 1250/3। अब ये एसपी हमको मालूम है 25% लाभ पर, ये एसपी भी हमको मालूम है 25% लाभ पर, और यहाँ भी जो एसपी है वो 25% लाभ पर है। तो अब यदि हम एसपी पर एलिगेशन लगाना चाहते हैं, आंसर यही 7:3 आना है। चलिए एसपी पर एलिगेशन लगाते हैं। अब जो एसपी आया है तो सबका 25% लाभ पर ही है, इसलिए यहाँ लगा सकते हैं हम लोग उस पर 250, 1250/3, और ये मिलाने से आ गया 300। या आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750, 1250, और यहाँ आ गया 900, ठीक है। देखिए यहाँ कितना आ गया, 350, यहाँ कितना आ गया, 150, 50 से कट रहा है ये 3 बार में, ये 7 बार में, आपके पास रेशियो आ गया 7:3।
तो एलिगेशन आप सीपी या एसपी पर लगा सकते हैं, पर एसपी पर एलिगेशन लगाने के लिए जो एसपी हमको मालूम होना चाहिए वो सभी एसपी एक ही प्रॉफिट या एक ही लॉस पर होना चाहिए। क्लियर है? आप लोगों ने देख लिया इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है। 3 रुपया प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेच पर 20% का लाभ कमाता है। पहले का मूल्य कहने का क्या मतलब है? जो आपका सीपी है उसी मूल्य पर, है ना। जो दूध का सीपी था उसी दूध के सीपी पर ये मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। डायरेक्ट जो प्योर चीज़ है वो हमारा 100% दूध हमारा 100% हो जाएगा, है ना। और जो हमारा प्रॉफिट है वही होगा शुद्धि यानी पानी की मात्रा 20%। तो ये रेशियो आपके पास आ जाएगा 5:1 का। नहीं, यानी 5 लीटर दूध अगर हमारे पास है तो 1 लीटर पानी उसमें मिलाया जा रहा है। तो 4 लीटर अगर पानी हमने मिलाया है तो दूध कितना रहा होगा? 20 लीटर। तो जो भी ग्राहक खरीदेगा 4 लीटर पानी मिलाया हुआ दूध, उसको 24 लीटर मिश्रण मिलेगा, लेकिन उसमें दूध कितना मिलेगा उसको? 20 लीटर। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले का जो लागत है वो 35 रुपया है, दूसरे का जो लागत है वो 45 रुपया है। इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया है। तो बताइए कि जो मिक्सचर है उसका लागत कितना आएगा? तो या तो हम बेसिक से एवरेज निकाल लें, इनका रेशियो है 3:2, तो 35 गुना 3 जोड़ 45 गुना 2 बटे 3 2 5। या फिर हम देखें, हमने बात की है कि इसके डिफरेंस पर काम हम लोग करें। इसका डिफरेंस कितना है? 10। 10 को 3:2 में हमने बांट लिया तो 6 और 4 6 मिलेगा इसको, 4 मिलेगा इसको। ये कम है तो इससे 4 बढ़ जाएगा, या ये ज़्यादा है तो इससे 6 घट जाएगा। फाइनली आपका जो मिक्सचर का आएगा सीपी या लागत वो आएगा 39। देखिए 45 घटा 6 39, या 35 जोड़ 4 39। ठीक है, अब 39 के सामान को वो 41 रुपया 60 पैसा में बेच रहा है। नहीं, 39 के सामान को वो 41 रुपया 60 पैसा में बेच रहा है। तो आपका प्रॉफिट है यहाँ पर क्या? एसपी आपका है 41.60, तो 2 रुपया 60 पैसा हमारा प्रॉफिट है ना। 2 रुपया 60 पैसा का प्रॉफिट कितना में हो रहा है? 39 में परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? तो देखिए कटने वाला फिगर है सारा, है ना। यहाँ से ये दशमलव बटाइएगा, 100 खत्म हो गया। ठीक है, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 20/3, 6.2/3। क्लियर है? ये आपके पास आ गया 6.2/3%। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 6 रुपया प्रति किलोग्राम भाव का 6 किलोग्राम चावल, 7 रुपये प्रति किलोग्राम भाव का 4 किलोग्राम चावल मिलाया गया और मिश्रण को 10% लाभ पर बेचा गया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है मिश्रण का। 6 रुपया केजी, इसका 6 केजी लिया गया है। 7 रुपया केजी, इसका 4 केजी लिया गया है। ठीक है, और इसको 10% लाभ पर बेचना। देखिए अगर हम यहाँ एवरेज निकालना चाहेंगे, एवरेज लागत, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज सीपी, तो 6 गुना 6 प्लस 7 गुना 4 बटे 6 4 10 डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा मात्रा 10 केजी लेकर के चल लेते हैं ना। तो 10 केजी अगर लेके चलेंगे तो यहाँ देखिए 36 और 28, 36 20 56 8 64, 64 रुपया हो जाएगा कितना? 10 केजी का दाम, 10 केजी का सीपी हो गया। अब इस पर 10% का लाभ ले लें हम लोग, 6 रुपया 40 पैसा, तो 10 केजी का एसपी कितना हो जाएगा? 6 टका 40 पैसा इसमें जोड़ेंगे तो 70 टका 40 पैसा हो जाएगा। 1 केजी का हमको निकालना अगर है तो इसमें 10 से कर दें डिवाइड, 10 से डिवाइड करेंगे 7 रुपया 4 पैसा। ठीक है, या आप अगर 1 केजी पर ही काम करना चाहते, चलिए देखते हैं। इस रेशियो को हम लोग और भी आसान कर सकते हैं। ये 3:2 का रेशियो है ना। तो इनका डिफरेंस कितना था? इस एक को अगर हम बांटेंगे 6:4 बोलिए या 3:2 बोलिए, तो ये बटेगा कितना? 0.6 और 0.4 में। नहीं, 0.6 और 0.4 में। ये 0.4 इधर जुटेगा, 0.6 इधर घटेगा। फाइनली जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आएगा 6.4। 6.4, 6 रुपया 40 पैसा। 6 रुपया 40 पैसा में 10% अगर प्रॉफिट हम जोड़ना चाहते हैं
तो 10% प्रॉफिट इसका 64 पैसा होगा, तो ये आ जाएगा 7 रुपया 4 पैसा प्रति केजी, है ना। एसपी क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, नहीं 5 किलोग्राम 75 रुपया पर केजी और 10 किलोग्राम 100 रुपया प्रति केजी, इसी रेट से वो खरीदा है। 20% लाभ कमाने के लिए यह मिश्रण प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना पड़ेगा? तो या तो हम 5 और 10 लेके चले, या इसको हम और कम कर ले। देखिए ये सरल अनुपात में कितना आएगा, 1:2। 1 केजी 75 वाला 75 रुपया, 2 केजी 100 वाला 200 रुपया, तो हमारा सीपी हो गया 275। लेकिन ये कितना केजी का हुआ? 3 केजी का, नहीं ये 3 केजी का सीपी हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इस पर हम 20% का लाभ, ये 3 केजी का सीपी आ गया, हम चाहते हैं इस पर 20% लाभ, तो 3 केजी का एसपी कितना हो जाएगा? 3 केजी का एसपी हो जाएगा। देखिए इस पर 20% का लाभ, देखिए कितना होगा? 27 दूनी 54 और 5 दूनी 10, 10 का 1, तो ये आ जाएगा 55। 275 प्लस 55 330, तो 1 केजी का एसपी कितना हो जाएगा बताइए? 330/3 यानी 110। यहाँ भी डिफरेंस पर हम लोग काम कर सकते थे, है ना। जो 25 था हमारा, उसको हम लोग 1:2 में बांटते, तो वो हमारे लिए 25/3 फ्रैक्शन आता ना, इसलिए हम लोगों ने उधर काम नहीं किया। ठीक है, 3 केजी का डायरेक्ट हम लोगों ने ले लिया 275। एसपी हम निकालना चाहते हैं 20% लाभ पर, तो इसका 20% अगर हम निकालना चाहेंगे, देखिए कितना, कैसे 20% इसका आप निकालते हैं? 10% अगर निकालिएगा तो इधर से 1 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा 27.5। 20% तो उसी का डबल कर दीजिए, 27.5 का डबल कितना हो जाएगा? 55। 27 दूनी 54, 0.5 का 1, 54 1 55। 275 प्लस 55 330, 330। 3 केजी का एसपी है, 1 केजी का एसपी कितना हो जाएगा? 110। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को क्रयमूल्य पर बेचता हूँ, वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है, 16.2/3% का लाभ लेता है। क्रयमूल्य पर बेच के 16.2/3% का लाभ लेता है, जो आपका दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 100:16.2/3 यानी 50/3। 300:50, 6:1। अब हमसे ये कह रहा है कि यदि वह 14 लीटर दूध या मिश्रण बेचता है, बेचेगा मिश्रण, लेकिन नाम उसको क्या देगा? दूध का। तो 14 लीटर आपका पूरा मिश्रण है, ये जो 7 है, इस 7 का वैल्यू 14 है, उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। अगर 7 14 है तो 1 का वैल्यू 2 लीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, देखिए एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 70 किलोग्राम था 18 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय खरीदता है। यदि पैकिंग चार्ज 2% हो तो वह दोनों का मिश्रण किस दर पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? हमारे पास 2 प्रकार का चाय है। पहला 70 केजी है, इसका रेट है आपका 15 रुपया प्रति केजी, और दूसरा हमारे पास है 30 केजी, इसका रेट हमारे पास है 18 रुपया 50 पैसा प्रति केजी। अगर हमने 1 केजी पर काम किया तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा कैलकुलेशन में। फ्रैक्शन आएगा, दिख रहा है हमको कि 18, 50 और 15 को 3:7 में मिलाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस है 3.5, 3.5 को 7:3 में बांट करके अलग अलग देना पड़ेगा एवरेज अगर हम निकालना चाहेंगे। अगर हमने 7:3 यानी 10 केजी पर काम करना शुरू किया, 10 केजी पर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये आएगा 105 रुपया। ये 7 केजी का दाम 15 105। 3 केजी का दाम इसका हो जाएगा 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15, 55 टका 50 पैसा। फिर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमको आगे 2% भी कैलकुलेट करना है, केवल 15% नहीं, 2% कैलकुलेट करने के बाद 15% का लाभ लेना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 70-30 रहने देते हैं ना, 100 केजी पर काम करते हैं। इसका अगर 70 केजी पर इसका सीपी हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 105 1050। इसका देख लेते हैं हम लोग, 1850 के दर से 30 केजी का दाम नहीं, तो 1850 के दर से हम लोग अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा कितना? 55 टका 50 पैसा। 10 से और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 555। या आप ऐसे देखें कि 2 शून्य था, 10 उड़ा दीजिए, 185 गुना 3, 18 54 540, 5 15 540 और 15 555।
तो आपका केवल चाय का लागत कितना आ गया, देखिए जोड़ लीजिए इसको, ये आ गया 1605, 550 और 1050, 1600 और 5, 1605 रुपये आपके पास लागत आ गया है केवल चाय का। अभी 2% पैकिंग बाकी है, तो 2% पैकिंग चार्ज अगर हम जोड़ेंगे तब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। पैकिंग चार्ज जोड़ दीजिए इस पर। इसका 1% कितना होगा, देखिए 1% मतलब 100 से भाग, 10% मतलब 10 से भाग, 10% का मतलब 1/10, 1% का मतलब 1/100 है ना। 10% अगर हम निकालना चाहें तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे दें। 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में होता है ना। तो 10% निकालने के लिए हम लोग एक अंक के बाद दशमलव दे दें। 1% अगर हमको निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दें। तो 16 रुपया 5 पैसा इसका 1% का वैल्यू आया। 2% तो 32 टका 10 पैसा, ये 32 रुपया 10 पैसा हमको यहाँ जोड़ देना चाहिए। देखिए कितना हो गया, ये आ गया 1637 रुपया 10 पैसा। ये आपका आ गया नेट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो नेट लागत है वो आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम 15% का चाहते हैं, क्या 15% का हम चाहते हैं लाभ। तो 15% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से डिवाइड। तो वैसा नहीं करके हम लोग इसको बारी बारी से जोड़ते हैं। 10% इसका इजीली हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 163 रुपया 71 पैसा है ना। देखिए एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 5% अगर हम निकालना चाहें, 15 को हमने बांट दिया 10 और 5 में, तो 5% इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा भी निकालना देखिए आसान है। 160 का आधा 80, 3 का आधा कितना हो गया, 3 का आधा 1.5, 81 रुपया 50 पैसा ये हो गया। और 71 पैसा का आधा अगर हम करेंगे, 70 का आधा 35 होता है और 5, ये आपका आ जाएगा SP 15% लाभ पर, है ना। जोड़ दीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6, यहाँ 5 3 8 7 15 1 16 के 6, एक रह गया हमारे पास, 7 3 10 1 11 1 12, 8 6 14 3 17 1 18, 6 1 7 1 8, 1882 टका 66 पैसा। ये आ गया 100 kg का SP। तो 1 kg का SP अगर हम निकालना चाहते हैं तो 100 से उसको डिवाइड कर दें। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 18 रुपया 82 पैसा। इनफैक्ट 83 उसको लिख सकते हैं हम लोग, पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। ऑप्शन एक मात्र इसके आसपास है, देखिए 18 रुपया 80 पैसा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, 18 रुपया 80 पैसा प्रति kg। बाकी नन ऑफ दिस भी नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे चलें। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के बाद पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। आज हम लोग फार्मूला का एनालिसिस करेंगे। क्या है ये, आप लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास x लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से y लीटर निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल n बार की जाती है, तो अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा ये एक फार्मूला हमारे पास होता है। x लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से y लीटर निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल n बार की जाती है। अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर x × 1 - y/x⁴ और आप इस फार्मूला का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ये फार्मूला है क्या, और इसे फार्मूला की तरह याद रखना नहीं है, इसका कंसेप्ट जानना है। अभी तो आप देख रहे हैं कि इतना ही पानी मिला दिया जाता है, अगर इतना ही पानी नहीं मिलता तो क्या होता, तो उस बारे में बात करते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास 40 लीटर मिक्सचर था। वो मिक्सचर A और B का था, A B और C का था, A B C D का था, डजंट मैटर, ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 40 लीटर मिक्सचर था। हाँ, हमको कौन कौन सा अवयव है इसमें वो पता है, या तो A B का है, या A B C का है, या A B C D का है, ठीक है। इससे हम लोगों ने 10 लीटर निकाला, ठीक है। इस मिश्रण से हम लोगों ने 10 लीटर निकाला है। 40 लीटर में से 10 लीटर निकाला, तो आप बताएं कितना भाग निकला। 1/4 भाग, है ना।
तो अगर 1/4 भाग मिक्सचर का निकला है तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स रहे हों, मान लीजिए ए और बी ही रहा हो, 2 एलिमेंट रहा हो, तो ए का भी 1/4 भाग निकला होगा, बी का भी 1/4 भाग निकला होगा। नहीं, वापसी में हमने इसमें कुछ मिला दिया जिसमें कि ए नहीं है, मतलब ए वापस नहीं आ रहा है, और जितनी भी बार ये प्रक्रिया की जा रही है कभी वापस नहीं आ रहा है। तो ए प्रत्येक बार क्या होगा, अपने आरंभिक मात्रा से घटता चला जाएगा। कितना घटेगा, तो जितना भाग निकाला गया है उतना हटा दें। तो पहली मर्तबा जब 40 में से 10 लीटर निकला था, 1/4 भाग निकला था, तो ए की मात्रा उसी समय अपने आरंभिक मात्रा का 3/4 भाग बच गई थी। नहीं, अब जो मिश्रण है उसमें इतना ए है, इसमें हम मान लीजिए कि 10 नहीं वापस लाते हैं, 5 ही लाते हैं वापस, और वापस ऐसा चीज लाते हैं जिसमें फिर ए नहीं है, ए वापस नहीं हो रहा है, या तो केवल बी ले आए या बी के साथ सी भी ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। मान लीजिए केवल बी ही आ रहा है, जैसे यहाँ कह रहा है पानी लाया जाता है ना। तो अब हमारे पास मिश्रण हो गया 35 लीटर। क्लियर है? तो इस 35 लीटर मिश्रण में ए तो इतना ही रहा होगा क्योंकि ए वापस नहीं आया है। अब इस 35 में से 7 लीटर मिश्रण हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए 7 लीटर मिश्रण हम निकाल लेते हैं। इस 35 में से 7 लीटर मिश्रण अगर हम निकाल लें तो कितना भाग निकला, 1/5 भाग। 1/5 भाग प्रत्येक एलिमेंट का निकला होगा, ए का भी निकला होगा। ए बचा हुआ इतना था, इसका 1/5 भाग निकलेगा, तो बचा कितना, ए का इतना बच गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब हमारे पास मिश्रण हो गया कितना, 35 में से 7 निकला है तो 28। मान लीजिए इसमें 2 लीटर हम वापस मिला देते हैं कुछ जिसमें कि ए नहीं है, ए वापस नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ए नहीं है जिसमें, तो 30 हो गया हमारे पास मिश्रण। अब इस 30 में से 10 लीटर हमने निकाल लिया, 10 लीटर 30 में से निकला तो 1/3 निकला, तो प्रत्येक एलिमेंट का 1/3 निकला। ए की मात्रा अब तक इतनी बची हुई थी, इसमें से 1/3 और निकल गया, है ना। अब जैसे जैसे ये प्रक्रिया हम करते जाएंगे वैसे वैसे ये बदलता चला जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर प्रत्येक बार जो हमारे निकाली गई मात्रा है और जो डाली गई मात्रा वो समान होती, जैसे 10 लीटर हमने निकाला तो 10 लीटर वापस डाल दिया, पहली मर्तबा 40 में से 10 लीटर निकाला था हमने, 40 वापस डाल दिया। क्लियर है? 40 अगर हमने वापस 40 में से 10 लीटर निकाला था, 10 वापस डाल दिया। 10 अगर हमने वापस डाल दिया तो फिर से 40 हो गया। तो अगली बार जब हम 10 निकालेंगे, 40 में से 10 निकालेंगे तो 1/4 फिर निकलेगा। फिर 10 डाल दिया हमने, फिर से 40 हो गया। फिर 10 निकाला तो 1/4 ही निकला, प्रत्येक बार 1/4 ही निकला। तो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। वापस जो डाल रहे हैं कभी ए नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए प्रत्येक बार पानी मिलाया जा रहा है, दूध वापस नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 होता, तो ये कुछ कैसा हो जाता, a × 1-1/4 प्रत्येक बार अगर उतना ही मात्रा मिला दिया जाए तो मिश्रण की मात्रा फिर से आरंभिक मात्रा जैसी हो जाएगी और उसी में से फिर से उतना ही निकले। तो ये जो निकाला गया भाग है प्रत्येक बार ये समान रहेगा, प्रत्येक बार 40 में से 10 निकलेगा, है ना। चलिए ये जो निकाला गया भाग है ये है ए का निकाला गया भाग। तो चूंकि ए का निकाला गया भाग और मिश्रण का निकाला गया भाग या बी का निकाला गया भाग सब बराबर होंगे, क्योंकि पूरे मिश्रण में से निकाला जा रहा है, इसलिए कुछ भी दे हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए कहता है 20% मिश्रण निकाला जाता है तो 1/5 ए का भी निकला होगा, 20% का मतलब 1/5। तो ये चलता रहेगा। अगर ये प्रक्रिया n बार हुई तो अंत में मिश्रण में ए की मात्रा कितनी बच जाएगी, पावर n। नहीं? क्लियर है? तो ये 1/4 क्या है, ए का निकाला गया भाग, ये ए क्या है, ए की आरंभिक मात्रा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए अगर हम दूध पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि हर बार पानी आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है वापस, ये क्या है, दूध की आरंभिक मात्रा, और ये क्या है, दूध का निकाला गया भाग y/x। प्रत्येक बार x में से y निकाला जाता है तो मिश्रण का y/x भाग निकल रहा है तो दूध का भी y/x भाग ही निकलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है बातें कि आरंभ में ए का आपको मात्रा दिया हुआ नहीं है, प्रतिशत दिया हुआ है कि 100 में से 60% था, और आंसर भी आपको पूछ रहा है अंतिम में कितना % बचेगा, तो यहाँ 60% लेकर के चले। नहीं, अगर प्रतिशत लेके चलेंगे तो यहाँ प्रतिशत में आंसर आएगा, यहाँ मात्रा लेके चलेंगे तो अंत में बची हुई मात्रा में आंसर आएगा। अगर आपको यहाँ पर बोल दे वो कि आरंभ में ए और बी का अनुपात था 3:2, अंतिम में ए का बी का अनुपात कितना होगा, ए और बी का, तो यहाँ भाग लेके चलना पड़ेगा। आरंभ में ए का भाग 3/5 तो अंतिम में ए का भाग आ जाएगा, ए का भाग आ जाएगा तो ए और बी का
अनुपात भी आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये मत सोचिएगा कि ये हमेशा मात्रा है, ये मात्रा भी हो सकता है, एक आरंभिक प्रतिशत भी हो सकता है, एक आरंभिक भाग भी हो सकता है, और ये जो है ये निकाला गया भाग है। ये जरूरी नहीं है आपको कि x बटे वाई के फॉर्म में, y बटे x के फॉर्म में ही हो, कि निकाली गई मात्रा बटे आरंभिक मात्रा के फॉर्म में नहीं, कि 40 में से 10 निकाला जाता है। प्रत्येक बार 40 अलग 10 अलग नहीं देगा आपको, डायरेक्ट भी दे सकता है कि हर बार 1/4 भाग निकाला जाता है, या दे देगा 20% निकाला जाता है। 20% का मतलब आप समझ जाइए 1/5 भाग निकाला जाता है, नहीं 100 में से 20 निकाला जाता है। तो ये अलग अलग नहीं भी दे सकता है कि 40 में से 10 निकाला जाए, परसेंटेज के रूप में दे सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन दे उसको इस तरह से मोल्ड करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना। अभी जैसे इस क्वेश्चन में आरंभ में शुद्ध दूध था, अगर परसेंटेज पूछता तो यहाँ x की जगह 100% लेके चलना पड़ता, नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आप लोग इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है आपके पूछे गए प्रश्नों में उस पर बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है। देखिए यहाँ है वही चीज, और यह प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के बाद पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या, और सारा आंसर आपका परसेंट में है। शुद्ध दूध, तो आरंभ में दूध की मात्रा 100%, प्रत्येक बार पानी से बदला जाता है, यानी वापस पानी आ रहा है, दूध की मात्रा घटती चली जाएगी, हर बार दूध पर ही काम करेंगे हम लोग। दूध आरंभ में 100% था, है ना, और ये प्रत्येक बार 10% निकाला, यानी 1/10 भाग निकाला जाता है, और 3 बार ये प्रक्रिया हुई है। यहाँ 9/10 आ जाएगा। 9/10 का क्यूब 729/1000, 729/1000 का मतलब हो गया ये 100 गुना 729/1000%। देखिए 2 शून्य कट जाएगा, 72.9%। अंतिम में जो दूध का प्रतिशत होगा मिश्रण में 72.9% होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। इसमें से कितना मिश्रण हटा लिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आरंभ में जो दूध और पानी का अनुपात था वो था 5:3, और फाइनली ये रेशियो हो जाता है 1:1 का, है ना। और क्वेश्चन में जितना मिश्रण हटा है उतना ही पानी मिला दिया जाता है, मतलब मिश्रण की कुल मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्रक्रिया दोहराई नहीं जा रही है, रिपीट नहीं की जा रही है ना, जबकि पिछले क्वेश्चन में वो 3 बार हो रही थी प्रक्रिया। तो जब एक बार हुई है प्रक्रिया तो हम लोग के पास और भी कुछ तरीके हैं जो हम काम करें उस पर। देखिए क्या हो रहा है कि जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही पानी मिला दिया गया, तो मिश्रण की कुल मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मिश्रण की मात्रा हम लोग देखें तो यहाँ दिख रहा है हमको 5 3 8, यहाँ दिख रहा है हमको 2। 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा 8, तो हम लोग दूसरे वाले को भी 8 बना लेते हैं। अब जो समान करने पर जो अनुपात आएगा, देखिए यहाँ 5:3 रहेगा, यहाँ 4:4 हो जाएगा, है ना। इसको 8 बनाने के लिए 2 को 8 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि पानी भी निकला था, दूध भी निकला था जब मिश्रण निकाला गया था, है ना। और जितना भाग मिश्रण निकला होगा उतना ही भाग दूध भी निकला होगा, उतना ही भाग पानी भी निकला होगा, लेकिन पानी वापस आ गया। पानी वापस आ गया तो पानी की मात्रा में देखिए वृद्धि भी हो रही है ना। तो कितना भाग मिश्रण निकला होगा ये कौन बताएगा, ये केवल दूध बता सकता है, क्योंकि दूध वापस नहीं आया। दूध की मात्रा देखिए क्या हो रही है, 5 से हो रही है 4, 1 निकला है कितना में से 5 में से, यानी दूध का भाग कितना निकला 1/5, तो मिश्रण का भी कितना भाग निकला 1/5 भाग। ये पहला तरीका हमारे पास हो गया। दूसरा तरीका जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है उसको लगाते हैं। देखिए अगर हमको अनुपात दिया हुआ है तो काम किस पर करना चाहिए, भाग पर। किसके भाग पर काम करेंगे, दूध के भाग पर, क्योंकि पानी वापस आ रहा है। दूध ही ऐसा है जिसकी मात्रा घट रही है और फिर वापस नहीं हो रही है ना। तो दूध का भाग आरंभ में देखें कितना था 5/8, इसमें से कुछ भाग निकाला गया, कितना भाग निकाला गया मालूम नहीं, और फाइनली ये हो जाता है कितना 1/2। ये भी काफ़ी आसान है, 2 चौके 8, उधर जाएगा तो 4/5, 1 - k = 4/5, k = 1/5। क्लियर है। एक ही बार ये प्रक्रिया हो रही है यहाँ। तीसरा जो तरीका हमारा है वो है एलिगेशन का। मान लीजिए मिश्रण था हमारे पास, उसमें 5:3 के अनुपात में दूध और पानी था, उसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया गया। तो जो बचा हुआ मिश्रण हमारे पास है, जो बचा हुआ मिश्रण है
उसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना रहा होगा? 5:3। उसमें भी दूध और पानी का अनुपात रहा होगा 5:3। इसमें भी मिल्क इज टू वाटर 5:3 रहा होगा। क्लियर है? नहीं, तो इस बचे हुए मिश्रण में हम लोग मिला रहे हैं क्या? पानी। इस बचे हुए मिश्रण में क्या मिला रहे हैं? पानी। क्लियर है? तो एलिगेशन पर हम लोग काम करते हैं और ये पानी मिलाने से फाइनली हो जाता है रेशियो कितना? 1:1 का। तो हम लोग या तो दूध के भाग पर काम करें या पानी के भाग पर काम करें। अगर दूध के भाग पर काम करते हैं हम लोग, तो जो बचा मिश्रण है और इधर हम लोग मिला जो रहे हैं उस पर बचा हुआ मिश्रण में दूध का भाग कितना है? 5/8। जो मिला रहे हैं वो पानी है, उसमें तो दूध कितना है? 0, भाग के रूप में 0 है। और मिलाने से दूध का भाग कितना हो जाता है? 1/2। ये रेशियो आप निकाल सकते हैं, यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? देखिए, इसको अगर हमने 8 बनाया, यहाँ 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। ये कितना हो गया? देखिए तो 8 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 4:1। नहीं, तो जो हमने एक मिलाया है वही एक हमने निकाला भी होगा ना, तो टोटल रहा होगा 5। उसमें से ये एक निकला है जो कि फिर वापस मिलाया गया है, तो निकाला गया भाग मिश्रण का कितना हो जाएगा? 1/5। क्लियर है? एलिगेशन पर इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, या आप इस पर पानी के भाग पर भी काम कर सकते हैं। सेम चीज, पानी के भाग पर अगर हमने काम किया तो जो बचा हुआ मिश्रण है हमारा और जो मिला रहे हैं हम लोग, बचा हुआ मिश्रण में पानी कितना है? एलिगेशन में दोनों चीज के भाग पर काम कर सकते हैं, 3/8। और जो मिलाया है उसमें केवल पानी है, तो 1 भाग पानी का ले लिया हमने। और मिलाने से जो हो रहा है उसमें 1/2 भाग पानी है। फिर से रेशियो देख लीजिए, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ घटाइए। देखिए, इसको अगर हमने 8 बनाया तो 4 हो जाएगा, 4/8 घट के 1/8 आएगा, वापस रेशियो हो जाएगा 4:1। 4:1 आने का मतलब क्या हो गया? बचा हुआ मिश्रण 4 है, मिलाया गया 1, तो जो मिलाया गया वही तो निकाला भी गया था। इसका मतलब टोटल मिश्रण 5 रहा होगा, तो उसमें से 1/1 निकला होगा, तो भाग कितना निकला होगा? 1/5। एलिगेशन पर हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये प्रक्रिया अगर एक बार हो रही है तो हमारे लिए 3 तरीका है, या तो हम इसको यूज़ करें, या इसको यूज़ करें, या एलिगेशन यूज़ करें। तो हमारे लिए बेहतर देखिए यही दोनों है। एलिगेशन जरूरी नहीं कि हम यूज़ करें, पर हमको जानना था तरीका, हमने जान लिया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक पात्र में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में भरा हुआ है। ए बी है, 7:5। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र को बी से भर दिया जाता है, तब अनुपात हो गया 7:9। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, जितना निकलता है फिर वापस आ जाता है, तो मिश्रण समान होना चाहिए। यहाँ मिश्रण कहता है 12, यहाँ मिश्रण कह रहा है 16, तो हम लोग दोनों को 12-16 का एलसीएम 48 बना लेते हैं। इसको 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 12×4 = 48, 28 20 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 और 27 हो जाएगा। तो बी तो निकला, फिर बी वापस भी आया, तो बी पर काम करेंगे नहीं, ए पर काम करेंगे। ए निकलने के बाद वापस नहीं आया। ए 28 में से कितना निकला? 7, तो निकाला गया भाग कितना हो गया? 1/4। 7/28 है ना, 1/4 भाग निकला। नहीं, 1/4 भाग निकला है, और वही वैल्यू हमको 9 लीटर के बराबर दिया हुआ है। मिश्रण का 1/4 भाग बराबर 9 लीटर, तो कंप्लीट मिश्रण कितना हो जाएगा? 36 लीटर। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि अगर हम भाग पर काम करें, अभी जो हम लोग पढ़ा है फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में, तो ए के भाग पर काम करेंगे 7/12। कितना भाग निकला मालूम नहीं है ना, और ये हो गया फाइनली 7/16। 7 कैंसिल, 12 यहाँ आएगा, 3/4। 1 - k = 3/4, k = 1/4, 1/4 = 9 लीटर, तो कंप्लीट मात्रा 36 लीटर। क्लियर है? एलिगेशन वाला आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है आपने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 5:3 है। अब यहाँ अनुपात ही गायब कर दिया है। जब दोनों अनुपात मालूम होता था तो मिश्रण बराबर करके हम लोग काम करते थे। नहीं, पहले वाला भी अनुपात और बाद वाला भी अनुपात। यहाँ बाद वाला अनुपात गायब है। हमारे लिए सबसे बेहतर है जो हमने पढ़ा है प्रक्रिया दोहराने वाला फॉर्मूला, उसी पर काम करेंगे, है ना। 20 लीटर में से 4 लीटर निकाला जा रहा है, 1/5 भाग निकाला जा रहा है, और दूध से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, मतलब दूध वापस आ रहा है। तो काम किस पर करना होगा? पानी पर। पानी वापस नहीं हो रहा है, तो आरंभ में जो अनुपात था 5:3, उसमें पानी का भाग कितना हो गया? 3/8। और इसमें से 4 में से 20 में से 4 निकला, 1/5 भाग निकला। ये प्रक्रिया एक बार हुई,
फाइनल वाला पानी का भाग निकल जाएगा इससे, है ना। 4/20 1/5 हुआ। ये आरंभ में पानी का भाग हम लेकर के चले हैं, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। ये 4/5 आएगा, 3/8 गुना 4/5, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, यह आ गया 3/10, यानी अंतिम में पानी का भाग बचा 3/10। 10 में से 3 पानी है, तो दूध पानी का रेशियो कितना हो जाएगा अंतिम में? दूध पानी का रेशियो हो जाएगा 7:3। क्लियर है? चलिए, एक विस्की से पूर्ण भरे जार में अल्कोहल 40% है। इस विस्की का एक भाग 19% अल्कोहल वाले एक अन्य विस्की से प्रतिपूरित कर दिया जाता है। अब अल्कोहल का प्रतिशत 26 पाया गया। इस प्रश्न में देखिए रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 40% अल्कोहल है तो रेशियो हम लेंगे 40, उधर बचा 60। 19 अगर लेंगे तो वो फिर दिक्कत करेगा। तो यहाँ सबसे बढ़िया एलिगेशन पर काम करना है। जो बचा हुआ मिश्रण हमारे पास है उसमें भी अल्कोहल 40% ही रहेगा। जो मिलाया हमने उसमें अल्कोहल 19 है, और मिलाने के बाद जो है जो बना उसमें अल्कोहल कितना है? 26। अल्कोहल पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो किस रेशियो में ये मिला होगा? देखिए 40-26, इधर कितना आ जाएगा? 14, 19-26, इधर आ जाएगा 7। ये 1:2 के रेशियो में मिला। यही हमने मिलाया था, तो जो हमने मिलाया है वही हमने निकाला भी होगा। नहीं तो हमने देखिए 3 में से 2 मिलाया है, तो निकाला भी 3 में से 2 ही होगा। निकाला गया भाग कितना हो जाएगा? 2/3 भाग। आप देख रहे हैं प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से हम लोग तरीका का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है देखिए क्या कह रहा है। 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध पानी का अनुपात 2:3, 4:5 और 6:7 है। तीनों बर्तनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? पहला जो बर्तन था उसमें मिल्क इस टू वाटर आपका था 2:3। दूसरा जो बर्तन था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था आपका 4:5, और तीसरे बर्तन में ये रेशियो था 6:7 का। ठीक है, तीनों को बराबर माप दिया गया है, मतलब तीनों को जो हम मिलाएंगे 1:1:1 के रेशियो में, तीनों में सेम वैल्यू होना चाहिए। तो एक तो तरीका आपके पास है कि तीनों में 1-1 लीटर ले लें और फिर यहाँ दूध का मात्रा निकालें 2/5, यहाँ दूध का मात्रा निकालें 4/9, फिर यहाँ दूध का मात्रा निकालें तो 6/13 उसको जोड़ दें, फिर पानी का मात्रा इसी तरह से निकाल के जोड़ दें, दूध पानी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को तीनों मात्रा बराबर लेनी, तो हम लोग कोई ऐसा मात्रा मान लेते हैं जिसको इजीली हम 2:3 में भी बांट सके, 4:5 में भी और 6:7 में भी, क्योंकि वहाँ भी जोड़ने में एलसीएम लेना ही है। यहाँ देखिए अगर हम 2:3 में बांटना चाहते हैं तो 5 से भाग लगना चाहिए, 4:5 में बांटना चाहते हैं तो 9 से भाग लगना चाहिए, 6:7 में बांटना चाहते हैं तो 13 से भाग लगना चाहिए। नहीं, 5, 9 और 13 से भाग लगना चाहिए। 5, 9, 13 का एलसीएम लेंगे, वही इस प्रत्येक की मात्रा माननी पड़ेगी हमको। संयोग ऐसा है कि 5, 9, 13 सब क्या है? परस्पर सहभाज्य है। इनफैक्ट तीनों के तीनों प्राइम है, तो इनका एलसीएम लेने के लिए गुना करना ही एकमात्र उपाय है। 5 गुना 9 गुना 13, लेकिन हम इसको गुना करेंगे नहीं। क्लियर है? गुना मत कीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूध का भाग निकाल सकते हैं या पानी का भाग निकाल सकते हैं। दूध का भाग अगर निकालना चाहेंगे तो दूध की मात्रा बटे टोटल मात्रा, टोटल मात्रा के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों? प्रत्येक में इतना ही मात्रा है तो इतना गुना 3 करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे दूध की मात्रा बटे पानी की मात्रा निकालते हैं। जोड़ना ज़्यादा आसान है गुना करने की अपेक्षा। तो यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग 2:3 में बांटेंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 कट जाएगा, 13 9 117 दूनी 234 हो गया हमारा दूध, और 117 या 351 हो गया हमारा पानी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आते हैं हम लोग। अगर 4:5 में बांटेंगे तो 9 कट जाएगा, 13 बचा 65, 65 गुना 4, 65 गुना 4 कितना हो गया? 6 चौक 24, 240 और 5 चौक 20, 260। ठीक है, और 65 गुना 5, इसी में हम लोग और 60 और 65 जोड़ देते हैं, 325 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले में आ जाते हैं। 6:7 में बांटेंगे, 13 कट जाएगा, 9 बचा 45, 45 गुना 6, 45 गुना 6 देखिए कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 90 तिहाई 270, और 45 गुना 7, तो इसी में 45 और जोड़ दें, इसमें 45 जोड़ेंगे तो 315। अब हम लोग जोड़ लेते हैं इन सबको, नीचे देखिए जोड़िए कितना हो जाएगा? 900, 25 15 40 51 40 91 991। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ लीजिए 600 और 7 6 13 130, 730 730 और 34 764। ठीक है, 764 अनुपात 991, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, और ये मिक्सचर एलिगेशन का लास्ट प्रश्न था। आरआरबी एनटीपीसी में मिक्सचर एलिगेशन समाप्त हो चुका है। अगला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और जो सबसे ज़रूरी बात, आप लोग वीडियोज़ को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।